वेरी गुड। शुरू करते हैं। आज अपन को मूल रूप से देखना है, मुख्य रूप से जो हम पूरे हफ्ते भर पढ़े भारत के राष्ट्रपति के बारे में। तो भारत के राष्ट्रपति के संबंध में आज पूरा रिवीजन का क्लास है हमारा, और इस रिवीजन में यहाँ पे आज चूंकि ज्यादा टाइम ना लगे तो थोड़ा यहाँ चमक रहा है, लेकिन ये जो जगह है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम लिखा हुआ है, मैं कई बार बोल दूंगा तो आपको बातें क्लियर हो जाएंगी, है ना, जहां पे भी कोई समस्या आ रही है। तो यहां पर देखिए आप कि मैंने एक तरफ भारत के राष्ट्रपतियों का क्रम लिख दिया। क्या लिख दिया मैंने इस साइड में? राष्ट्रपतियों का क्रम, ये है राष्ट्रपतियों का क्रम। और इस साइड में मैंने राष्ट्रपति से संबंधित सारे के सारे जो अनुच्छेद हैं वो मैंने पहले लिख दिए हैं, ताकि आज हम पढ़ने का एक दूसरा तरीका अपनाएंगे। हम पढ़ने का तरीका अकॉर्डिंग टू लिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट या लिस्ट ऑफ आर्टिकल्स जा रहे हैं। आज हम एक ऐसी कहानी पढ़ेंगे, एक ऐसी राजनीतिक उथल पुथल राजनीतिक कहानी भारत की पढ़ेंगे, जिसमें हमें सारी चीजें ऑटोमेटिकली शामिल मिलेंगी। ये जितने भी जो आर्टिकल्स हैं या जितने भी राष्ट्रपति के समय में घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, ठीक है, इनके बारे में हम बिल्कुल एक कहानी जैसा सीक्वेंस बना करके पढ़ते जाएंगे। तो चलिए, मैं समझता हूं आप सभी पढ़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, तो अब शुरू करते हैं। देखिए, शुरू करेंगे हम सबसे पहले इधर से भारत के संविधान में राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद हैं। तो आप सभी को मालूम है कि भारतीय संविधान में, भारत के संविधान के भाग 5 जिसका नाम है संसद, संसद में अनुच्छेद क्रमांक 52 से लेकर 62 तक लगातार, अनुच्छेद क्रमांक 52 से लेकर आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 62 तक लगातार राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान दिए हुए हैं। तो इन प्रावधानों पर जब हम नजर डालते हैं तो जो सबसे पहला प्रावधान है वो है अनुच्छेद क्रमांक 52 में, जहां लिखा हुआ है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, है ना। जो अनुच्छेद क्रमांक 52 क्या बोलता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यहां पर आप देख सकते हैं, ठीक है, जो भारत का प्रथम नागरिक होगा, प्रथम नागरिक होगा। और नॉट ओनली फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया बट ऑल्सो अ सिंबल ऑफ इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ आवर नेशन। हमारे देश की एकता और अखंडता का सूचक भी होगा, वह हमारे देश की एकता और अखंडता का सूचक भी होगा। तो इस चीज को सदैव दिमाग में बैठाइएगा कि अनुच्छेद 52 को समझने के लिए आपको यह जानना है कि उसमें भारत देश के लिए, हाँ, यद्यपि वह हमारे देश का औपचारिक प्रधान ही होगा, वास्तविक प्रधान नहीं होगा, किंतु वास्तविक प्रधान नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद वो हमारे देश की एकता और अखंडता का सूचक होगा, साथ ही हमारे देश का प्रथम नागरिक भी होगा, ठीक है। अनुच्छेद क्रमांक 52 कहता है। अनुच्छेद क्रमांक 53 में जब हम आते हैं तो 53 में उसकी कार्यकारी शक्तियां, एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, जो राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, तो राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति के पास क्या है? अपार शक्तियां हैं। अगर आप अनुच्छेद क्रमांक 53 देखते हो, नोट्स बनाते चलिएगा, नोट्स बनाना बिल्कुल मत भूलिएगा। राष्ट्रपति के पास अपार शक्तियां हैं। देखिए, अनुच्छेद क्रमांक 53 में राष्ट्रपति की शक्तियों की बात की जाती है, और लेकिन समस्या ये है कि हमारे देश में राष्ट्रपति को औपचारिक शक्तियां होते हुए भी उन शक्तियों का प्रयोग करने की शक्ति उसके पास नहीं है। प्रावधान में यह दिया गया है कि राष्ट्रपति समस्त शक्तियों के निहित होने के बावजूद भी शक्तियों के निहित होने के बाद भी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह और मशवरे से करेगा, ठीक है। कैसे करेगा? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सलाह और मशवरे से
अपनी शक्तियों का प्रयोग वो करेगा। मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें ऐसा भी नहीं है कि राष्ट्रपति को किसी शक्ति का प्रयोग करने का मन है तो वो मंत्रिपरिषद से सलाह लेगा। हाँ, मंत्रिपरिषद अगर चाहे कि राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग करे तो मंत्रिपरिषद उसे सलाह दे सकती है। इसका मतलब है कि उसकी शक्तियां एक ऐसा खिलौना है, राष्ट्रपति का पद की जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति में निहित, वो ऐसे खिलौने हैं जिनमें चाबी कौन भरती है? प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद भरती है। और फिर उस खिलौने का यूज कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति को जब खिलौना खेलने का मन हो तब वो नहीं खेल सकता। हाँ, जब मंत्रिपरिषद चाहे और चाबी भर के दे दे तो राष्ट्रपति के लिए खेलना मजबूरी है। तो सारी शक्ति, लेकिन कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं उनको हमने कई भागों में बांटा है। ठीक है, अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इन शक्तियों को कई भागों में बांटा हुआ है। देखिए वो शक्तियां क्या हैं। सबसे पहली शक्ति राष्ट्रपति की जो है वह है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। फिर हम इसे बांटते हैं विधायी शक्ति, सैन्य शक्ति, राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्तियां, वीटो शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां। These are powers of our president। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रपति के पास देखिए इतनी शक्तियां हैं। प्रशासनिक शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, सैन्य शक्तियां हैं, राजनीतिक शक्तियां हैं, वीटो शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां हैं। बाकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सब इन्हीं में निहित हैं। ठीक है, बाकी जितनी भी शक्तियां हैं वो सारी की सारी इन्हीं में निहित है। तो देखिए प्रशासनिक शक्तियां क्या है। राष्ट्रपति जो है वो हमारे देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति हमारे देश का प्रशासनिक प्रमुख होता है और जितनी भी प्रशासनिक मुख्य आदेश निकाले जाते हैं राष्ट्रपति के ही हस्ताक्षर से निकाले जाते हैं, राष्ट्रपति की ही सहमति से निकाले जाते हैं। यद्यपि ये जरूर है कि उन आदेशों को निकालने का जो सलाह है वो मंत्रिपरिषद देती है, लेकिन मंत्रिपरिषद के लिए उन आदेशों में राष्ट्रपति का हस्ताक्षर और उसकी सहमति लेना अपरिहार्य हो जाता है। ठीक है, क्योंकि वो देश का प्रथम नागरिक और एकता और अखंडता का परिसूचक है। ठीक है, भारत की एकात्मकता का परिसूचक है। ठीक है, तो इस कारण से हमारे देश की अखंडता को बरकरार रखने के लिए भी हमारी जो मंत्रिपरिषद है, हमारी जो संसद है, राष्ट्रपति पर उनकी निर्भरता जो है वो भारत की संविधान की एकात्मकता, भारतीय संघ की एकात्मकता का परिसूचक है। इस चीज को याद रखिएगा हमेशा। और इसके साथ में जो नियुक्तियां करता है, जो भी प्रशासनिक नियुक्तियां करता है, चाहे देखिए यूपीएससी अधिकारियों के चयन के बाद उनको शपथ दिलवाने की बात हो, उनके कन्वोकेशन की बात हो, या हमारे देश में प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो, प्रधानमंत्री के सलाह से उसके मंत्रियों की नियुक्ति, मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति बात की जाए, बात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जाए, मुख्य न्यायाधीश की जाए, बात जो है वो महान्यायवादी की जाए, या कैग अभी जैसे कैग में जेसी मुर्मू को बनाया गया कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हमारे देश का जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, जो हमारे देश का सबसे बड़ा ऑडिटर है, उसकी नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हमारे देश के सेनाध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वो तो खैर चलिए प्रशासनिक में भी आ जाएगा और फिर उसके बाद सैन्य शक्तियों में भी आ जाएगा। इसके बाद हम उसकी विधायी शक्तियों की बात करें। देखिए आज रिवीजन क्लास है, मैं थोड़ा तेज चलूंगा। ठीक है, बाकी चीजें आपको मैं कोशिश करूंगा कि कुछ नई चीजें भी शामिल हो जाएं।
जैसे जो विधायी शक्तियां हैं उसके द्वारा, तो विधायी से संबंधित अगर लीगल लेजिस्लेटिव से रिलेटेड अगर कोई बात आती है तो हम बात कहां पे माइंड दौड़ाएंगे, संसद पे। ठीक है, तो संसद से रिलेटेड उसकी क्या क्या शक्तियां हैं। देखिए, ये संसद को भंग कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक है, मतलब जो 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, या मान लीजिए कभी अल्पमत में सरकार आ गई या ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई कि लोकसभा को भंग करने की नौबत आ गई, तो ये लोकसभा को भंग करता है। आम चुनाव के पश्चात प्रथम बैठक हेतु ये अध्यादेश जारी करता है। इसके पश्चात प्रथम बैठक में अभिभाषण करता है, साल की प्रथम बैठक का आयोजन करता है। कभी राज्यसभा और लोकसभा के मध्य यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति ही दोनों की संयुक्त बैठक का भी आयोजन करता है। इज इट क्लियर? तो ये सारी उसकी विधायी शक्तियां हैं। जब लोकसभा या राज्यसभा से कोई भी विधेयक पारित होता है और वो विधेयक अधिनियम बनने की ओर अग्रसर होता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के पश्चात ही वह विधेयक जो है वो अधिनियम का स्वरूप ले पाता है। इसके पश्चात यदि हम देखें तो यदि परिस्थितियां ऐसी हो जाएं कि कोई नियम, कोई भी देश के लिए रेगुलेशन लाने की बात हो जाए और हमारे देश में संविधान का सत्र ना चल रहा हो, तो ऐसी दशा में अब आप देख सकते हैं ये विधायी शक्तियों के अंतर्गत आ रहा है। ऐसी दशा में राष्ट्रपति को हमारे देश में अध्यादेश जारी करने का भी अधिकार है और इस अध्यादेश को वही महत्व प्राप्त होगा, वही वैल्यू होगा इस ऑर्डिनेंस का जो एक अधिनियम का होता है। लेकिन इस चीज को भी ध्यान रखना आवश्यक है, ये भी गौरतलब है कि ये जो अध्यादेश जारी किया गया है, जो ऑर्डिनेंस जारी किया गया राष्ट्रपति के द्वारा देश हित में समझते हुए, समाज के हित में समझते हुए, तो अगले सत्र में 6 माह के अंदर उस अध्यादेश को हमारी संसद में पारित करा लेना आवश्यक है। अन्यथा वह अध्यादेश निरस्त मान लिया जाएगा, शून्य मान लिया जाएगा, शक्ति विहीन मान लिया जाएगा, वह प्रचलन से बाहर मान लिया जाएगा। ठीक है, तो इतनी चीजों को ध्यान रखें। फिर इसके पश्चात विधायी शक्तियां हो गई, फिर उसकी सैन्य शक्तियों की बात आई। तो राष्ट्रपति हमारे देश की सेना की जो तीनों अंग हैं, थल सेना, जल सेना, नभ सेना, ठीक है, एयरफोर्स, नेवी और जो भी हमारे बॉर्डर फोर्स हैं, ठीक है, तो इनका प्रधान होता है। ठीक है, इनका क्या होता है? औपचारिक प्रधान। किसी भी प्रकार के युद्ध की घोषणा, शांति की घोषणा, युद्ध को रोकने की घोषणा, सीज फायर की घोषणा राष्ट्रपति ही करता है, ये सेना नहीं करती है। ठीक है, फाइनली अगर युद्ध की घोषणा हो गई तो भारत की ओर से युद्ध की घोषणा करने के लिए प्रतिनिधि कौन है? हमारा राष्ट्रपति है। ये शक्ति किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। देश हित में यदि युद्ध आवश्यक हो जाए तो ऐसी दशा में मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को युद्ध की घोषणा करने हेतु मशविरा देगा, सलाह देगा और राष्ट्रपति उसकी घोषणा करेगा। यदि आवश्यक हो जाए तो किसी भी युद्ध को रोकने के लिए या सीज फायर के लिए घोषणा कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। किसकी सलाह से? मंत्रिपरिषद की सलाह से। इस चीज को याद। ठीक है, राजनयिक शक्तियों की बात की जाए तो राजनयिक जो भी डिप्लोमेट पावर्स होते हैं विदेशों से, चाहे जिस प्रकार की संधियां हो जाएं उसमें राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जो भी निर्णय होंगे वो राष्ट्रपति के नाम से ही होंगे। जितनी संधियां होंगी राष्ट्रपति के नाम से होंगी। जितने राजदूतों की नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति करेगा। किस देश में कौन सा राजदूत रहना है, हाँ, ये सारी चीजें अवश्य प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से होती हैं। इसमें मंत्रिपरिषद और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद का ही सलाह जो है वो सर्वोपरि होता है। लेकिन उस सलाह को राष्ट्रपति जब तक आदेश ना दे तब तक वो चीजें पारित नहीं हो पाती हैं। तो किस देश से कैसे संबंध रखने हैं, किस प्रकार के संबंध रखने हैं, कब रखने, कब नहीं रखने हैं, कौन सी संधियां करनी है, ये सारी किसके नाम से होंगी? राष्ट्रपति के नाम से होंगी, है ना। दीज आर डिप्लोमेटिक पावर्स ऑफ और प्रेसिडेंट। ठीक है, फिर इसके बाद वीटो शक्तियां। ठीक है, इसके बाद वीटो शक्तियां। वीटो शक्तियां क्या होती है? वीटो का मतलब होता है सर्वोच्च शक्ति। ठीक है, जिसके ऊपर कोई दूसरी शक्ति ना हो। तो हमारे देश में इसे जो है राष्ट्रपति को मूल रूप से 3 प्रकार के वीटो पावर मिले हुए हैं। ठीक है, उन वीटो पावर में देखिए सबसे पहला वीटो पावर जो है वो अत्यंतिक वीटो पावर। अत्यंतिक
वीटो, अत्यंतिक वीटो या इसको अल्टीमेट वीटो कहते हैं। क्या कहते हैं? अत्यंतिक वीटो को अल्टीमेट वीटो भी कहते हैं। अत्यंतिक वीटो को अल्टीमेट वीटो भी कहते हैं। देखिए, ये एक ऐसी परिस्थिति है जब मान लीजिए कोई लोकसभा या कोई भी सरकार राष्ट्रपति को किसी विधेयक की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजती है और वो विधेयक पारित होने के पूर्व ही लोकसभा जो है वो भंग हो जाए या सरकार गिर जाए, तो ऐसी दशा में वो प्रस्ताव राष्ट्रपति के पास पड़ा होता है और जब दूसरी सरकार बनती है, दूसरी सरकार का जब गठन होता है, तो ऐसी दशा में मान लीजिए दूसरी सरकार, पहली वाली सरकार के बाद जब दूसरी सरकार आती है, तो दूसरी सरकार अगर उस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास सलाह दे, राष्ट्रपति के पास उस प्रस्ताव को रद्द करने की बात रखे, तो राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पे या तो उसे रद्द कर सकता है या अत्यंतिक वीटो का प्रयोग करते हुए उसको पारित भी कर। ये राष्ट्रपति का अत्यंतिक वीटो शक्ति है, ठीक है, अल्टीमेट वीटो पावर है। इसके बाद आता है निलंबनकारी वीटो। कौन सा आता है? निलंबनकारी वीटो। निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशियस वीटो, ठीक है। निलंबनकारी वीटो, निलंबन यानी किसी चीज को निलंबित करना, थोड़ा सा रोकना, ठीक है, देर करवाना, ठीक है। ये विलंब से एक्चुअली ये वर्ड आया, निलंबन, विलंबन, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब निलंबन जो है वो एक तरीके से बोले तो विलंब का क्रियात्मक रूप है ना। तो ये चीजें, खैर चलिए, तो इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास जब कोई सरकार कोई विधेयक भेजती है और राष्ट्रपति को उस विधेयक का कोई अंश अनुचित लगता है या उसमें सुधार करने की कोई गुंजाइश दिखती है, तो राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनर्विचार के लिए सरकार के पास भेज सकता है, मंत्रिपरिषद के पास भेज सकता है। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के सलाह के अनुसार उस अंश को जो राष्ट्रपति के दृष्टि में अनुचित है उसको या तो वो वहां से डिलीट कर सकती है, और यदि सरकार ऐसा ना करना चाहे तो बिना डिलीट किए उसको पुनः राष्ट्रपति के पास भेज सकती है। अब राष्ट्रपति को यदि वह विधेयक दूसरी बार प्राप्त होता है, चाहे वो सुधरा हुआ हो या एज इट इज पहले वाले जैसा ही हो, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार में इस विधेयक को पारित करना राष्ट्रपति की मजबूरी है, अन्यथा 14 दिन बाद वो विधेयक ऑटोमेटिकली पारित मान लिया जाता है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं दूसरे, लेकिन एक चीज है कि राष्ट्रपति इस पर पुनर्विचार करने का एक अवसर जरूर प्रदान करते हैं हमारी सरकारों को। तो ये राष्ट्रपति की निलंबनकारी या सस्पेंसियस वीटो इसे हम कहते हैं। तीसरा क्रम आता है वीटो शक्तियों में जेबी वीटो का। कौन सा आता है? जेबी वीटो। देखिए, जेबी वीटो क्या है? जेबी वीटो है कि जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास आए, कोई सरकार कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजे और राष्ट्रपति उसे ना तो सरकार को पुनर्विचार के लिए लौटाए और ना उस पर हस्ताक्षर करे, उसे क्या कर दे, ठंडे बस्ते में डाल दे, ऐसे पैकेट में डाले, जेब में डाले और बंद करके रख ले। तो क्या है कि कितने लंबे समय तक भी राष्ट्रपति उस विधेयक को अटका सकता है, कितने भी लंबे समय तक राष्ट्रपति उस विधेयक को अटका सकता है। ये कहलाता है जेबी वीटो। हालांकि आज तक सिर्फ एक बार जेबी वीटो का प्रयोग हुआ है 1986 में, जब हमारे देश के राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। आप देख सकते हैं जेबी वीटो का पालन सबसे पहली बार करते हुए कौन मिले हमें? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह ने, यहां पे देख लीजिएगा, 1986 में सबसे पहली बार डाकघर अधिनियम 1986 के मामले में ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। और जो वीटो ज्ञानी जैल सिंह के पास पहुंचा था, जो विधेयक, उसे ज्ञानी जैल सिंह ने जेबी वीटो का प्रयोग करते हुए ना तो उसे पुनर्विचार के लिए संसद के पास भेजा और ना उस पर कोई प्रतिक्रिया जाहिर की, ठीक है, और इस प्रकार वो मामला दब गया, ठीक है, ठंडे बस्ते में चला गया। तो इस चीज को सदैव याद रखिएगा और सारी चीजें लिखते चलिए
किसके समय में जेबी वीटो का प्रयोग हुआ, किसके समय क्या हुआ। अभी आपको यहाँ पे सारे राष्ट्रपतियों का क्रम दिख रहा है। अभी इधर जितनी भी घटनाएं बनती जाएंगी मैं आपको वहां से जोड़ जोड़ के बताते जाऊंगा। आपातकालीन शक्तियां, ठीक है। तो आपातकालीन शक्तियां क्या होती हैं? देखिए, आपात का मतलब होता है कोई भी अचानक आने वाली विषम परिस्थिति, ठीक है। तो आपातकाल, हमारे देश में आपातकाल घोषित करने के लिए किसी भी प्रकार के जो आपातकाल है उनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें 2 राष्ट्रीय आपातकाल और एक राज्य स्तरीय क्षेत्रीय आपातकाल है, ठीक है। राज्य स्तरीय क्षेत्रीय आपातकाल है जिनके प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 352, 353 और 354 और सॉरी क्षमा चाहूंगा 352, 356 और 360, ठीक है। 352, 356 और 360 में ये प्रावधान हमारे दिए गए हैं। हमारा जो आपातकालीन प्रावधान का अनुच्छेद क्रमांक 352 है, ठीक है। इधर की चीजें मिटा देता हूं, थोड़ा लिखने के लिए जगह कम बचा हुआ है, ठीक है। तो देखिए, जो अनुच्छेद क्रमांक 352 है, इसमें आपातकाल किन परिस्थितियों में लगाया जाता है? इसमें आपातकाल लगाया जाता है विदेशी आक्रमण, आंतरिक उपद्रव, एवं सशस्त्र विद्रोह। क्या है 352 के तहत? देखिए, 352 के तहत देश में आपातकाल कब लगाया जाएगा? जब विदेशी आक्रमण हो जाए। तो विदेशी आक्रमण के समय क्या हमारे देश में आपातकाल लगाए गए हैं? जी हाँ, लगाए गए हैं, ठीक है। कितनी बार लगाए गए हैं? देखिए, इसमें विदेशी आक्रमण की बात करें तो 1962 और 1962 में जब चीन पे हमारे देश में आक्रमण किया, चीन ने हमारे देश पर आक्रमण किया, और 1971 में जब पाकिस्तान ने हमारे देश पर आक्रमण किया। तो इन दोनों परिस्थितियों में हमारे देश में अनुच्छेद क्रमांक 352 के तहत हमारे देश में क्या लगाया गया? आपातकाल लगाया गया। आपातकाल वह परिस्थिति है जब सारी की सारी सत्ता राष्ट्रपति के हाथों में, सारी की सारी शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में केंद्रित हो जाती है, केंद्रीभूत हो जाती है, ठीक है। तो ये हुआ। अब एक आपातकाल लगा हमारे यहाँ सबसे लंबा 352 के तहत आपातकाल लगा था 1975 से लेके 1977, जून 1975 से लेके मार्च 1977 तक। ये जो लगा था, ये हमारे देश में ये जो आपको आंतरिक उपद्रव और सशस्त्र विद्रोह दिख रहा है ना, 1976 के पहले यहाँ पे शब्द था आंतरिक अशांति। क्या शब्द हुआ करता था? विदेशी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति की क्या परिभाषा हो सकती है? आंतरिक अशांति हम किन परिस्थितियों को मान सकते हैं? क्योंकि आंतरिक अशांति को मापने का कोई मापदंड नहीं है, तो कोई भी राजनेता या सत्ताधारी दल किसी भी परिस्थिति को विशेष प्रावधानों के तहत आंतरिक अशांति घोषित करके बड़ी आसानी से हमारे देश में आपातकाल लगवा सकती थी। जैसा कि हमारे देश में इंदिरा गांधी ने 1975 में आंतरिक अशांति शब्द को डिफाइन किया, उनकी मंत्रिपरिषद ने। और फखरुद्दीन अली अहमद, देखिए फखरुद्दीन अली अहमद जो कि उस वक्त क्या थे? हमारे देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्हें परामर्श देकर के हमारे देश में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए क्या किया? बाध्य किया, है ना, के लिए बाध्य नहीं किया, इनके माध्यम से लगवाया, फखरुद्दीन अली अहमद के माध्यम से। और हमारे देश में आंतरिक अशांति के तहत क्या लग गया? आपातकाल लग गया, जिसकी हमारे देश को बड़ी जो है दुष्परिणाम आज भी जो है, उसके कुछ दुष्परिणाम हमारे देश को देखने में मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, है ना, 1977 में जो है सरकार भंग हुआ, 1978 में गैर कांग्रेसी सरकार बनी, और जो अगला 42वां संविधान संशोधन हुआ उसमें
शब्द आंतरिक अशांति को हटा करके आंतरिक उपद्रव एवं सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल या तो युद्ध में रहेगा, युद्ध की परिस्थितियों में, किसी देश से युद्ध की परिस्थिति में, या हमारे देश में अगर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के कारण कोई उपद्रव हो जाए तो ऐसी दशा में ही हमारे देश में आंतरिक आपातकाल, माफ कीजिएगा, एक आपातकाल जो है वो घोषित की जाएगी। ठीक है, अब वो जो सशस्त्र विद्रोह का जो आपातकाल है ये किसी एक क्षेत्र में भी घोषित किया जा सकता है। 352 के तहत मान लीजिए कि किसी एक एरिया में सशस्त्र विद्रोह हो गया, बस्तर में नक्सलियों ने कर दिया, ठीक है, तो पूरे छत्तीसगढ़ पे लागू नहीं होगा, लेकिन उस बस्तर परिक्षेत्र पर जितने दूर में इसके परिणाम निकल सकते हैं उतने दूर में ये 352 के तहत, तो राष्ट्रीय होते हुए भी ये क्षेत्रीय भाव भी इसमें निहित हो गए हैं। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या होता है, तो अगले देश में 1975 में, अगला लगा कब हमारे देश में 1975 में। ठीक, अब इसके बाद अगला है 356 के तहत यह प्रावधान है कि यदि कोई राज्य, ये राज्य स्तरीय आपातकाल है, यदि कोई राज्य अपने राज्य क्षेत्र में अपनी वैधानिक शक्तियों का प्रयोग करके शासन तंत्र चला पाने में असफल हो जाए तो ऐसी दशा में वहां राष्ट्रपति शासन या आपातकाल घोषित कर दी जाती है। आज तक 100 से ज्यादा बार हमारे देश में अनुच्छेद क्रमांक 356 के तहत आपातकाल जो है वो आरोपित हो चुके हैं, लग चुके हैं। ऐसा सबसे पहला आपातकाल हमारे यहाँ लगा था पेप्सू स्टेट में। कहां लगा था? 356 सबसे पहला कहां लगा था? पेप्सू। अब आप बोलेंगे पेप्सू स्टेट कौन सा है, तो देखिए पेप्सू स्टेट जो है पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन, पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। पहले क्या था? पेप्सू पंजाब और हरियाणा को मिला के कहते थे। फिर क्या हुआ? 1966 में भाषाई आधार पर पंजाब और हरियाणा अलग अलग हो गए। ठीक है, तो वर्तमान में वो क्षेत्र जो है क्या किताबों में लिखा होता है? पंजाब। ठीक है, और कई किताबों में पेप्सू लिखा होता है, तो इस चीज को आप क्लैरिफाई कर लीजिएगा, है ना। 360 के तहत हमारे देश में आज तक किसी प्रकार का कोई आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। 360 के तहत ये आर्थिक आपातकाल है, मतलब देश की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही निम्न अवस्था में जब पहुंच जाए, मुद्रा की वैल्यू बहुत ज्यादा कमजोर हो जाए, महत्व कम हो जाए, जो मुद्रा की क्रय शक्ति है वो अचानक से गिर जाए, विश्व मार्केट में मुद्रा की मांग बिल्कुल घट जाए हमारे देश के रुपए की, तो ऐसी दशा में हमारे देश में आर्थिक तंगी के हाल में 360 लगाया जा सकता है। इसके अत्यंत जो है वो दुर्भाग्यजनक प्रावधान है। इसमें सरकार जो है राष्ट्रहित के लिए आपसे निःशुल्क श्रम ले सकती है, बिना पैसा दिए श्रम ले सकती है या कम पैसे देकर के ले सकती है। ठीक है, वेतन काटे जा सकते हैं, विकास की योजनाएं बंद की जा सकती हैं, अनावश्यक मदों के खर्च बंद किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी परिस्थितियां हमारे देश में उत्पन्न हो सकती हैं जो आज तक नहीं हुई हैं। दरअसल मैं तो कहूंगा यार हमेशा ही आर्थिक आपातकाल लगा है भारत में, शुरू से लेकर 1992 तक तो स्थिति बड़ी खराब थी हमारे देश की। 1992 में दिवालिया होने का कंडीशन आ गया था। अगर उस समय हमारे देश में जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स न हुए होते तो आज भी परिस्थिति जो है वो आर्थिक आपातकाल जैसी ही रहती। वो जब उस समय हमारे देश में नहीं घोषित हुआ, 1992 के पहले, जब हमारा देश अत्यंत 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 आर्थिक दयनीय अवस्था से गुजर रहा था, लगातार मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था बड़ी तीव्र गति से, है ना। मुद्रा को कोई स्थिरता ही नहीं प्राप्त हुई थी। मुद्रा को स्थिरता कब प्राप्त हुई है? थोड़ी, है ना, 1992 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में, उसके बाद तो थोड़ी स्थिरता आई है हमारे मुद्रा में, नहीं तो लगातार उधर मुद्रा का अवमूल्यन होता रहा है। ठीक है, हालांकि अभी भी हो रहा है, लेकिन गति जो रेशियो है वो उतनी ज्यादा नहीं है ना, जितना 60 और 70 के दशक में था। तो जब उस समय नहीं लगा तो अब क्या लगेगा भाई? चलिए, और खैर 360 लगाना तो किसी भी सरकार के सबसे ज्यादा लाचारी और उसके निकम्मेपन का द्योतक हो सकता है। ठीक है, ये उसकी एक बिल्कुल गैर सोची समझी आर्थिक नीतियों का द्योतक हो सकता है। इसलिए सरकारें उधारी ले आती हैं, लेके किसी तरीके काम चलाती हैं, लेकिन आर्थिक आपातकाल घोषित नहीं करती, क्योंकि इनसे नेताओं की सुख सुविधाओं में भी पूरी कटौती हो जाती है। ठीक है, तो ये तो आपका जारी होने से रहा। इसके बाद 54 आता है हमारा राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है।
इसको बड़े ध्यान लगा करके सुनिएगा। अनुच्छेद क्रमांक 54, अभी हम राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे, अब हम राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बात करेंगे। देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद क्रमांक 54। अब इसमें मैं आपको बताऊं कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है अनुच्छेद क्रमांक 54, इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। किसी भी टॉपिक को जब पढ़िए तो उससे संबंधित प्रश्नों को अपने दिमाग में सोचते चलिए, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन कब होता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस पद्धति के तहत होता है, राष्ट्रपति निर्वाचन की शर्तें क्या हैं, राष्ट्रपति निर्वाचन की रीति क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन का प्रविधि क्या है, राष्ट्रपति निर्वाचन का रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ये सब बड़े प्रश्न बनते हैं आपके आगे। उन सारी चीजों का हम क्या करेंगे कि एक पूरा यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, सपोज मान लीजिए किसी राष्ट्रपति का निर्वाचन होना है, मान लीजिए रामनाथ कोविंद का निर्वाचन होना है, ठीक है। हम एक उदाहरण ले रहे हैं किनका, रामनाथ कोविंद का निर्वाचन होना है, तो इनके उदाहरण से हम पढ़ेंगे रामनाथ कोविंद। तो इसमें क्या होगा कि जैसे हमारे देश में राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो मुख्य आरंभ है वो कैसे होता है, इसके लिए जैसे मान लीजिए प्रति 5 मतलब हर पद जो है राष्ट्रपति का 5 वर्ष के लिए बुक होता है। एक बार निर्वाचन हो गया, राष्ट्रपति अगले 5 वर्षों तक रहेगा। और राष्ट्रपति की जो तिथि पूर्ति है, ठीक है, हमारे देश में हर 5वें वर्ष, जैसे वो 5वां वर्ष कब आता है, 2-7-2-7-2-7 पे आता है। कि जैसे अभी 2017 में चुनाव हुआ तो अगला 2022 में होगा, 2022 के बाद 27 में होगा, 27 के बाद 32 में होगा, 32 के बाद 37 में होगा, 37 के बाद 42 में होगा, 2-7-2-7-2-7 ऐसे 5-5 साल पुरते जाते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में राष्ट्रपति का वर्तमान में जो प्रचलित तिथि है वो मान लीजिए कि 24 मई को पूर्ण होती है। किसको होती है, जून, और 25 जून को अगला राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है ना, 25 जून को अगला राष्ट्रपति जो है वो शपथ लेता है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि लगभग 3 महीने पहले चुनाव आयोग राष्ट्रपति के चुनाव की घोषणा कर देता है। अब इसके बाद क्या होता है कि राष्ट्रपति पर निर्वाचन लड़ने के लिए भारत का हर व्यक्ति है ना, भारत का हर नागरिक 35 वर्ष से अधिक का हो और लोकसभा सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, लोकसभा सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, वो इसके लिए नॉमिनेशन भर सकता है, ठीक है। तो नॉमिनेशंस जो हैं वो भर दिए जाते हैं। इसके बाद वह राष्ट्रपति जो है वो अपना प्रचार करता है वोट के लिए, राज्य राज्य घूम के सारे राज्यों में जाता है। क्यों? क्योंकि जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल है, अगला क्या महत्वपूर्ण है, निर्वाचक मंडल। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा कि राष्ट्रपति को चुनाव हेतु खड़े होने के लिए या राष्ट्रपति चुनाव के उम्मीदवार के लिए पर्चा भरने हेतु उसको निर्वाचक मंडल में से 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक की आवश्यकता होती है। ये अनुमोदक और प्रस्तावक क्या होते हैं कि 50 लोग ये बोले कि हाँ हम इनके नाम पर सहमत हैं कि ये राष्ट्रपति का चुनाव लड़ें, और 50 लोग उसको, और दूसरे 50 लोग उसको पारित भी कर दें कि हाँ ये जो इनको खड़े करने का निर्णय इन 50 लोगों ने लिया है, हम 50 इसको क्या करते हैं, पारित करते हैं कि ये निर्णय सही है, ठीक है। तो 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, निर्वाचक मंडल होता है। अब ये निर्वाचक मंडल कौन होता है, निर्वाचक मंडल में संसद के निर्वाचित सदस्य,
प्लस देखिए, निर्वाचक मंडल कौन होता है? संसद के निर्वाचित सदस्य। संसद यानी राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के क्या? इन दोनों के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य और लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, दोनों जगह से निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। तो लोकसभा में नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स कितने हैं? कि 543 है। और राज्यसभा में 238 है। कितने हैं राज्यसभा में? 238 है। 12 का क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। 12 सदस्यों का क्या किया जाता है? मनोनयन। हम देख रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल। तो राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में होते हैं संसद के निर्वाचित सदस्य प्लस राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अब इसमें एक मिनट थोड़ा जरा सा, तो इसमें क्या है? राज्य के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। इसमें जितने भी भारत के राज्य हैं और उन राज्यों की जो विधानसभाएं हैं, उन विधानसभाओं के कौन? निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता के रूप में वोट डालेंगे। कैसे डालेंगे? अभी इस पे बात होगी। इसमें राज्यों की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। इस चीज को दिमाग में बाकायदे फीड कर लेंगे कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों जो विधान परिषद हैं उनके सदस्य नहीं होते, केवल विधानसभाओं के सदस्य ही भाग लेते हैं। अब यहां पर क्या है? देखिए, ये निर्वाचक मंडल हो गए। अब इन निर्वाचक मंडल अब में क्या हो गए कि हमारे सांसद कितने हो गए? अगर सांसद जोड़िएगा तो 238 धन 545, यानी ये हो गए 781 मतदाता। ये हो गए कितने हो गए? 785 वोटर्स ये हो गए। और समस्त राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये लगभग हमारे देश में 4300 के आसपास का आंकड़ा है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है। तो वो हो गए निर्वाचित सदस्य राज्यों के। तो लगभग मोटा मोटी एक मान करके चलिए कि लगभग 5000 सदस्य हमारे यहाँ वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालते हैं। लेकिन इनका वोट एक वोट नहीं माना जाता। इनका एक वोट वैल्यू निकालने का, इनके निर्वाचक मंडल के सदस्यों का वोट वैल्यू निकालने की एक प्रविधि है, एक तरीका है ना। निर्वाचक मंडल के सदस्यों का वोट वैल्यू निकालने की एक प्रविधि है। और वो प्रविधि क्या है बताता हूं, इसे मिटा रहा हूं। राष्ट्रपति के चुनाव में जो मत डाले जाते हैं, इसमें दो प्रकार के मतदाता होते हैं। एक तो राज्य के विधानसभाओं के और एक होते हैं संसद की मतदाता। दोनों का वोट वैल्यू अलग अलग तरीकों से निकाला जाता है। तो मेरी बात को समझिएगा कैसे निकाला जाता है। अब इस पे क्या किया गया, इस पे एक चीज और बता दूं। इस पे ये किया गया कि 1971 की जनगणना के आधार पर 1971 की कितने की 1971 की जनगणना के आधार पर हमारे देश में विधानसभा सीटों और लोकसभा सीटों का निर्धारण किया कि इतनी जनसंख्या पर इतने विधानसभा सदस्य, इतने लोकसभा सदस्य होंगे। लगभग आप मान करके चलिए कि एक 10 लाख प्रतिनिधि, 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि, ऐसा एक मैं ट्रेंड दे रहा हूं, एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कुछ, ठीक है। 10 लाख जनता पर एक प्रतिनिधि मान लीजिए निर्धारित किया गया। तो रेशियो कितना हुआ, अनुपात कितना हुआ, है ना। अनुपात कितना हुआ?
10 लाख अनुपात 1, है ना। ये जो प्रतिनिधि बनाया गया 10 लाख जनता का, उसका अनुपात कितना हुआ? 10 लाख अनुपात 1। तो ये क्या हुआ? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। ठीक है, तो मान लीजिए 1971 की जो जनसंख्या थी, ठीक है, तो उसमें एक राज्य के जिस राज्य की जितनी जनसंख्या थी उसको क्या किया जाता है कि उस राज्य की विधानसभा सीटों से क्या कर दिया जाता है? भाग दे दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें 1971 की जनगणना के अनुसार, जनगणना के अनुसार एक विधायक का मत मूल्य, एक विधायक का मत मूल्य बराबर राज्य की जनसंख्या बटे विधानसभा सीट गुणित कुल विधानसभा सीट गुणित 1000। क्या होता है भाई सब? कुल विधानसभा सीट गुणित 1000, कुल विधानसभा सीट गुणित 1000। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण ले लें। 1971 के अनुसार अगर आप छत्तीसगढ़ का उदाहरण लेते हैं तो छत्तीसगढ़ का जो यहां पर मैं इसको मिटाऊंगा थोड़ा, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य बराबर, ठीक है, तो 1971 में छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या है वो कितनी रही होगी? तो 1971 की जनसंख्या लिखना, आज की मत लिखना। तो ये है 1,16,00,000, माफ कीजिएगा, 1,16,37,494। It was the population of Chhattisgarh in census of according to census of 1971। 1971 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ का की कुल जनसंख्या 1,16,37,194 थी। और अगर आप इसको 90 विधानसभा सीट हमारे यहाँ कुल कितने निर्धारित किए गए थे? 90, तब से है 90 ही, और 2026 तक यही रहेंगे ना आंकड़े, 2026 तक के यही रहेंगे। तो यहां पर आप इसको डिवाइड कर दो तो ये डिवाइड होने, सॉरी, अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड होने के बाद आता है 129 नियर अबाउट 130, ऐसा कुछ लगभग आता है, जहां तक ध्यान आ रहा है मुझे, एग्जैक्ट नहीं लेकिन इसी आसपास आता है। तो छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य जो है वो है 129 वोट उसके माने जाएंगे। कितने माने जाएंगे? 129 वोट। तो ये जो मैंने आपको प्रकरण समझाया, इसमें अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली शब्द जो है वो आपके दिमाग में बैठ गई, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो जनप्रतिनिधि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट डालेंगे वो जनसंख्या के अनुपात पर ही जनता के प्रतिनिधि चुने गए हैं। तो इसे कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। और ये एक अप्रत्यक्ष मतदान है। अप्रत्यक्ष मतदान का अर्थ होता है कि इसमें भारत की जनता प्रत्यक्ष रूप से इस मतदान में भाग नहीं लेती है, बल्कि उस जनसंख्या पर, उस निश्चित जनसंख्या पर एक के अनुपात में एक एक प्रतिनिधि चुना जाता है। उस प्रतिनिधि के साथ उस एक प्रतिनिधि पे हजारों लाखों लोगों का जो मत अधिकार है वो संक्रमित होता है।
हजारों लाखों लोगों का जो मताधिकार होता है उस एक व्यक्ति पर संक्रमित होता है, तो इसको एकल संक्रमणीय मत पद्धति भी कहते हैं। ठीक है, अनुपातिक प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति से राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव किया जाता है। इन शब्दों को ध्यान रखिए, कैसे मैंने आपको इस चुनाव में ही उन शब्दों को की निहितता समझाने की कोशिश किया हूं, जिसमें मैंने आपको अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बताया और एकल संक्रमणीय लाखों लोगों के वोटों का संक्रमण जो है वो एक व्यक्ति में होता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत राष्ट्रपति का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा, माफ कीजिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा। ठीक है, तो यहां तीन शब्द हमको देख रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, अप्रत्यक्ष चुनाव, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अब चुनाव के लिए क्या होता है, मुख्य अधिकारी कौन होता है, तो चुनाव का जो मुख्य अधिकारी है वो चुनाव आयोग चुनती है एक रिटर्निंग ऑफिसर। ठीक है, तो एक रिटर्निंग ऑफिसर चुनती है और रिटर्निंग टोटल 5 रिटर्निंग ऑफिसर की टीम होती है, जिसमें एक मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर और 4 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये रिटर्निंग ऑफिसर क्या है मैं आपको बता रहा हूं, अभी फिलहाल इसको मिटाते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको बताना है सांसदों का जो मत मूल्य है, क्या सांसदों का मत है ना। अच्छा, इस आधार पे एक चीज ये भी आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ के एक विधायक का मत मूल्य इतना है ना, तो छत्तीसगढ़ का कुल मत मूल्य निकालने के लिए, कुल वोट वैल्यू निकालने के लिए, टोटल वोट वैल्यू ऑफ छत्तीसगढ़ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 129 को 90 से गुणा कर देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 129 को 90 से हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हमको ले दे करके लगभग जो भी आंकड़ा मिलेगा वो क्या होगा, वोट वैल्यू होगा राष्ट्रपति के चुनाव के लिए। तो ऐसी सारे राज्यों का क्या निकालना पड़ेगा, वोट, नंबर ऑफ वोट, सारे राज्यों के नंबर ऑफ वोट्स हमको हर राज्य की जनसंख्या को वहां की लोकसभा सीट गुणित 1000 से भाग देकर हम एक विधायक का मत मूल्य निकालेंगे और एक विधायक के मत मूल्य में उस राज्य के कुल विधानसभा सीटों का गुणा करके उस राज्य का वोट, नंबर ऑफ उस राज्य से हम जो है फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अब ये कहां काम आएगा, टोटल राज्यों का नंबर ऑफ वोट्स कहां काम आएगा, अभी आपको बता। चलिए देखिए, मिटा रहा हूं। अब एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य, एक सांसद का मत मूल्य, तो एक सांसद का जो मत मूल्य निकलेगा वह निकलेगा राज्यों के विधान सभाओं, है ना, राज्यों के विधान सभाओं के मतों की कुल संख्या, मतों की कुल संख्या बटे राज्य एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। क्या हो गया, एक सांसद का मत मूल्य राज्यों के विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या बटे राज्य एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। अब आपको एक बात दिमाग खटक गई कि सर ने तो भाई हमें ये पढ़ाया था कि निर्वाचित सांसदों को प्राप्त मतों की कुल संख्या बटे कुल सांसदों की संख्या। निर्वाचित सांसदों को प्राप्त मतों की संख्या
मतलब विजेता सांसदों को प्राप्त मतों की संख्या बटे कुल संसद सदस्यों की संख्या। तो देखिए दोनों प्रणालियां हैं, लेकिन जो चल रही है वर्तमान में, जो प्रचलित है, वो ये वाली है कि हम कैसे करें, सांसद का मत मूल्य कैसे निकाल, वो भी एक तरीका है, लेकिन जो प्रचलित है वो ये वाला है कि राज्यों के विधानसभाओं के मतों की कुल संख्या। ये कौन से मत हैं? ये मत हैं जो मत मूल्य अभी निकाले गए, उस एक विधायक का मत मूल्य जो निकाला गया, एक विधायक के मत मूल्य में जब हम उस राज्य की कुल विधानसभा सीटों का गुणा कर देते हैं तो हमें उस राज्य का कुल वोट मिल जाता है, और हम भारत के सारे राज्यों के वोट्स को जोड़ लेते हैं, और इसमें राज्यों के साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी के मतों का संख्या भी जोड़ा जाता है, क्योंकि यहां पर विधानसभाओं में विधायकों की संख्याएं पर्याप्त है राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने के लिए। तो इन दोनों ही केंद्र शासित प्रदेशों को तवज्जो दिया जाता है, और पूर्ण राज्य का दर्जा ना होते हुए भी ये दो राज्य ऐसे हैं। हाँ, ये भी आपको बता दूं कि भारत में शुरू से केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने का कोई परंपरा नहीं था, लेकिन सबसे पहली बार किसी केंद्र शासित प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति के चुनाव में 1977 में भाग लिया गया, फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद। जब अगले चुनाव की घोषणा की गई 1977 में, तो ऐसे में सबसे पहली बार पांडिचेरी और दिल्ली ने राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लिया था। पहली बार ये प्रावधान बनाए गए थे, तो इसको याद रखेंगे, लिख लेंगे कि सबसे पहली बार कब ये दोनों वोट डाले थे राष्ट्रपति के चुनाव में इनके विधायक। तो इस चीज को ध्यान रखिए, है ना। अब बात आती है रिटर्निंग ऑफिसर। राष्ट्रपति के चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर कौन है? राष्ट्रपति चुनाव का रिटर्निंग ऑफिसर डायरेक्ट हूं, रिटर्निंग ऑफिसर, है ना। तो ये कौन बनता है? रिटर्निंग ऑफिसर की घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। किसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है? इसमें देखिए रिटर्निंग ऑफिसर के जो हैं वो या तो महासचिव लोकसभा या महासचिव राज्यसभा। कौन बनेगा भाई साहब? निर्वाचन आयोग का रिटर्निंग ऑफिसर कौन बनाएगा? निर्वाचन आयोग बनाएगा। किसको? चलिए, किसी तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वीडियो जो है वो विजुअलाइज नहीं हो पा रहा सामने। खैर, दोबारा जुड़ रहे हैं आप सभी, तो आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बता रहा था कि जो चुनाव, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसकी क्या भूमिका होती है। तो राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा प्रबंधन कौन करता है? रिटर्निंग ऑफिसर ही करता है। रिटर्निंग ऑफिसर का चयन कौन करता है? निर्वाचन आयोग करता है। किसे रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाता है? महासचिव लोकसभा या महासचिव राज्यसभा को पारी पारी से। जैसे एक चुनाव में मान लीजिए कि मान लीजिए प्रणब मुखर्जी का जो चुनाव है, अगर उसमें महासचिव लोकसभा रिटर्निंग ऑफिसर थे, तो अगला चुनाव होगा उसमें महासचिव राज्यसभा जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर का पद धारण करेंगे, उनको मतलब रिटर्निंग ऑफिसर बनाया जाएगा। इसके अलावा 4 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। एक मुख्य रिटर्निंग ऑफिसर होता है, इसके अलावा 4 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर। इसके अलावा 4 सहायक रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं। ये कौन होते हैं? ये राज्यसभा, राज्य
एक होता है राज्य सभा का वरिष्ठतम सदस्य, इसी प्रकार दूसरा होता है लोकसभा का वरिष्ठतम सदस्य, तीसरे नंबर होते हैं महासचिव, दिल्ली विधानसभा, और इसी प्रकार पांडिचेरी मतलब आप तो पुदुचेरी कहते हैं, पांडिचेरी से एक सदस्य। तो कितने हो गए? 4 अन्य रिटर्निंग ऑफिसर हो गए जो इस पूरे चुनाव क्या करते हैं? देखरेख करते हैं। इन्हीं के जो नियंत्रण में चुनाव होता है, इन्हीं के सानिध्य में क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ठीक है, अब इसके पश्चात जो अगली चीज आपको जाननी है वो है वोट वैल्यू। आपने जान लिया। अब रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है वो वोटों का एक न्यूनतम प्राप्य कोटा का निर्माण करता है, मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा। ठीक है, मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा बनाता है। ठीक है, अभी मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा क्या है? चलिए इसे मिटा रहा हूं। न्यूनतम कोटा किसे कहते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में न्यूनतम कोटा क्या होता है? न्यूनतम कोटा क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रपति के चुनाव में मतों को देखा जाता है कि कितने लोग यहाँ पर मतदान कर रहे हैं, कितने लोग यानी कितने विधायक हैं और उनका वोट वैल्यू कितने विधायक और उनका वोट वैल्यू क्या है। तो टोटल जो वोट वैल्यू है उसको 2 से डिवाइड किया जाता है और उसमें 1 जोड़ दिया जाता है। कुल मतदाताओं की जो मत मूल्य है उसको 2 से भाग दिया जाएगा। मान लीजिए मत मूल्य आया 5 लाख, तो उसको 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देंगे तो आएगा 2.5 लाख। 2.5 लाख धन 1। मतलब आप जानते हो ना, हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में बहुमत की सरकार बनती है। बहुमत किसे कहा जाता है? 50% से एक ज्यादा। ठीक है, मतलब 51% जो है कहीं का भी, वो क्या कहलाता है? बहुमत कहलाता है। ठीक है, मतलब 50% से अगर थोड़ा भी अधिक है तो बहुमत के अंतर्गत आए, बहुमत कहलाएगा। तो हमारे देश में जब राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो जो न्यूनतम रिक्वायर्ड कोटा, अब इसका न्यूनतम रिक्वायर्ड कोटा का महत्व ये होता है कि जब काउंटिंग चलती है, जब राष्ट्रपति के को मिले वोटों की गिनती होती है, तो राष्ट्रपति को मिले वोटों में सबसे पहली बार अगर कोई व्यक्ति रिक्वायर्ड कोटा को पा लेता है तो चुनाव में आगे गिनती बंद कर दी जाती है और उस व्यक्ति को विजेता घोषित कर दिया जाता है। क्या घोषित कर दिया जाता है? उसको विजेता। अगर प्रथम चरण की गिनती में ही, अब प्रथम चरण की गिनती क्या बताऊंगा, अगर प्रथम चरण की गिनती में ही कोई व्यक्ति न्यूनतम जो कोटा है, जो मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा है, मतलब 50% + 1 का जो कोटा है, अगर वो प्राप्त कर लेता है तो ऐसी दशा में उसको विजेता घोषित करके फिर आगे उस राष्ट्रपति को विजेता घोषित करके आगे काउंटिंग बंद कर दी जाती है। इसके बाद काउंटिंग नहीं होती। और आज तक जनरली मैं बताऊं, भारत के जितने भी राष्ट्रपतियों का इलेक्शन हुआ, इसमें केवल एक बार ही दूसरे, तीसरे, चौथे चरण तक की गिनती करनी पड़ी थी। अन्यथा प्रथम चरण की गिनती में ही राष्ट्रपति कौन बनेगा या नहीं बनेगा इसका निर्णय निकल जाता है। अब तो जनरली 2 ही लोग खड़े होते हैं, क्योंकि अनुमोदक और प्रस्तावकों की संख्या इतनी बढ़ गई। टोटल 100 लोगों का समर्थन तो आपको पर्चा भरने के लिए चाहिए, नॉमिनेशन के मतलब अपना नॉमिनेशन देने के लिए चाहिए कि मैं राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता हूं। अगर आई वांट टू फाइट फॉर प्रेसिडेंट, है ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा कि मेरे को 100 लोगों का तो अनुमोदन और उनका सपोर्ट चाहिए होगा। 50 मेरे प्रस्तावक होने चाहिए जो मेरे नाम को प्रस्तावित करेंगे, 50 अनुमोदित करेंगे। कौन? वो भी विधायक, सांसद। तो अब संख्या बढ़ा दी गई, तो अब 2 ही लोग खड़े होते हैं। आप देखिएगा जनरली लंबे समय से आपको 2 लोग ही खड़े होते दिखाई देंगे। कब से बता रहा हूं? 1982 के चुनाव से संख्या लगातार घटती गई। 1982 के चुनाव से संख्या लगातार
घटती गई। नहीं तो उसके पहले का मैं एक आंकड़ा आपको दे दूं, आप बड़े आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारे देश में 1977 के चुनाव में, राष्ट्रपति चुनाव में 37 लोग राष्ट्रपति के लिए पर्चा भरे थे। हमारे देश में 1969 के राष्ट्रपति चुनाव, प्रेसिडेंट इलेक्शन ऑफ 1969, 15 लोग पर्चा भरे थे। 1967 के चुनाव में 17 लोग राष्ट्रपति पद का पर्चा भरे थे। जब राष्ट्रपति जैसे गौरवान्वित और जो महत्वपूर्ण पद के लिए कोई भी पर्चा भरने की जो प्रचलन थी, जो प्रथा था, इस प्रथा को समाप्त करने के लिए ही प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या बढ़ाई गई, ताकि कोई और व्यक्ति राष्ट्रपति के लिए पर्चा भरने हेतु सक्षम ही ना हो सके, और दो ऐसे व्यक्ति जो राष्ट्रपति के लिए सबसे योग्य और बेहतरीन पब्लिक फिगर हो, उनको चुनकर लाया जाता है और उनके लिए मतदान कराया जाता है। अगर आपको बनना है तो पहले आपको राष्ट्रपति के नॉमिनेट होने के लिए वैसे गुण, आपको उतना अच्छा पब्लिक फिगर बनना पड़ेगा, उतना सोसाइटी के लिए यूजफुल बनना पड़ेगा कि आपके नाम पर विचार हो सके। ठीक है, तो आप बिना बने राष्ट्रपति की सोच भी नहीं सकते। ये राष्ट्रपति की गरिमा को और बढ़ाती है, ये चीज पद की गरिमा को और बढ़ाती है ये चीज। तो इस पर थोड़ा विचार करते हैं, आइए देखते हैं। तो न्यूनतम कोटा मैंने आपको बता दिया और वो सारी चीजें याद रखिएगा, है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में और जो जान लेने योग्य चीजें हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव होता कहाँ है। तो राष्ट्रपति का चुनाव दिल्ली के संसद भवन के निर्वाचन कक्ष में होता है। निर्वाचन कक्ष जो है वहां का जो सबसे बड़ा हॉल है उसको बनाया जाता है। वहां पर सारे सांसदों का मत पड़ता है और राज्य की जितनी विधानसभाएं हैं उनकी राजधानियों में विधायक जो है वो अपना मत डालते हैं, वो अपना मत डालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो पर्चा बनता है वो कैसा होता है। इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें मान लीजिए मैं और आप सभी अपने आप को आप एक वोटर मानिए, अपने आप को आप एक सांसद मानिए, तब बातें ज्यादा समझ में आएंगी। मान लीजिए कि आप मैं सब क्या है, वोटर हैं, हमें राष्ट्रपति का चयन करना है, राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए आज हमें जाना है। एक मिनट, तो जब हम चुनाव सेंटर में पहुंचेंगे जहां मतदान हो रहा है तो हमें एक पर्चा मिलेगा। कैसा पर्चा मिलेगा, ठीक है। तो ये यहां पर लिखा रहेगा क्रम, यहां पर लिखेगा उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार, और यहां पर लिखे रहेगा वरीयता क्रम। क्या लिखा रहेगा भाई साहब, वरीयता क्रम। अब मान लीजिए कि यहां पर ए नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे बी नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ सी नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ है। सपोज दो ही लोग खड़े होते हैं, लेकिन मैं आपको, तो यहाँ पे ना 1 2 3 वरीयता क्रम है। और ऐसा पर्चा हर वोटर को दिया जाएगा, यही पर्चा हर वोटर को दिया जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि जो वोटर होता है वो ऐसा नहीं डालता कि हम जैसे यहाँ वोट देते हैं ना कि किसी भी एक नाम के आगे ठप्पा मार दिए, जी नहीं। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं वोट देने गया, है ना, मैं वोट दे रहा हूँ और इसमें मेरे को वरीयता क्रम देना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए सबसे सही, उपयुक्त और अच्छा है। तो जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है उसको, उसके सामने मैं मान लीजिए कि 1 पे ठप्पा मारूंगा, ए के आगे 1 पे ठप्पा मार दिया। बी जो है उसके बाद है तो बी में मैं 2 पे ठप्पा मार दिया, सी पे 3 पे ठप्पा मार दिया। तो अब क्या होगा ना, उन ठप्पों की गिनती होगी वोटों में कि किसके नाम के आगे सबसे ज्यादा 1 पे ठप्पा लगा, किसके नाम पे सबसे ज्यादा 1 पे ठप्पा लगा है। तो पहले क्या किया जाएगा कि एक अनुमान बनाया जाएगा, उस अनुमान से उस व्यक्ति का जो है
एक गणना आरंभ किया जाएगा। अब मान लीजिए ए की गणना आरंभ की गई। ए के लिए अगर वोटों की संख्या, मान लीजिए एक विधायक का मत मूल्य कितना है, मान लीजिए मत मूल्य के अनुसार कुल वोट जो है मान लीजिए 5 लाख है। तो अगर एक ए नाम का जो वोट है इसका 2.5 लाख एक वोट अगर हो जाता है तो इसको विजेता घोषित करके क्या कर दिया जाएगा, 2.5 लाख धन एक अगर हो जाता है तो इसको विजेता घोषित करके क्या करेंगे, वहां पर चुनाव जो मतगणना है वो कर दी जाएगी और ए जो है राष्ट्रपति मान लिया जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा कि मान लीजिए ए जो है वो वरीयता क्रम में नीचे रह जाता है ना, उसको जो मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा है वहां तक नहीं पहुंच पाता है ना, मतलब कुल वोट बटे 2/1 तक वो नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसी दशा में बी के लिए गिनती की जाएगी। अगर बी पहुंच जाता है तो चुनाव बंद। अगर तीनों नहीं पहुंच पाते हैं, अगर तीनों नहीं पहुंच पाते हैं तो क्या किया जाएगा कि जो सबसे लास्ट वाला है, अब इसमें तो गठबंधन की सरकार बन नहीं सकती, किसी एक को विजेता घोषित करना है। अगर तीनों को मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा नहीं मिलता है तो इसमें क्या किया जाएगा, जो सबसे कम वोट पाया है उसके वोटों का बंटवारा कर दिया जाएगा। उसके कुछ वोट जो है वो ए को, कुछ वोट बी को, कुछ ए को, कुछ बी को, ऐसे देते जाएंगे। जैसे ही पहले जिसका मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा पूरा होगा उसको विजेता घोषित कर दिया। चाहे 4 लोग खड़े हों, 5 लोग खड़े हों, बाद में लड़ाई किसके बीच होगी, फर्स्ट एंड सेकंड नंबर के बीच। बाकी जितने थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेकंड है इन सब के वोट किसको दे दिए जाएंगे, ए और बी को, पहले और दूसरे को बांट दिए जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड को। और जैसे ही किसी पहले का मिनिमम रिक्वायर्ड कोटा पूरा होता है उसको विजेता घोषित कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये है राष्ट्रपति के चुनाव का पूरा रीति, पूरा प्रचलन। ठीक है, हमको देखना है चुनाव का तरीका। पदावधि जो है वो 5 वर्ष तक की होती है। पुनर्निर्वाचन की योग्यता, कोई कितने बार भी हमारे देश में राष्ट्रपति बन सकता है, जितनी बार भी चाहे, उसमें बस योग्यता होनी चाहिए। जैसे देखिए हमारे यहाँ राजेंद्र प्रसाद 2 बार बने, लेकिन आज इनके बाद कोई व्यक्ति 2 बार नहीं बन पाया, क्योंकि क्या है कि हमारे देश में एक तो औपचारिक पद है, ऊपर से इस पद को बदलने की परंपरा जो बन चुकी है ना, हर बार वो भी एक थोड़ा राजनीति से प्रेरित हो गया है। कोई पार्टी किसी एक विशेष वर्ग को तुष्ट करने के लिए क्या करती है, नए नए राष्ट्रपति बदलते रहती है ना, तो वो एक परंपरा जो हावी हो गई, इससे अब 2 बार कोई बनने का नौबत हमारे देश में नहीं आता है। चुनाव लड़ने की योग्यता की बात करें तो चुनाव लड़ने की जो योग्यता है अनुच्छेद क्रमांक 58 के तहत, तो वो बताती है कि हर वह व्यक्ति जो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता, वह व्यक्ति हमारे देश का राष्ट्रपति बन सकता है, साथ ही किसी लाभ के पद पर इससे पहले वो ना रहा। ठीक है, फिर इसके बाद 59 राष्ट्रपति के लिए शर्तें वही वाली हैं कि किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, किसी राज्य शासन या किसी ऐसी संस्था के अधीन काम नहीं कर रहा होना चाहिए जहां से उसको किसी प्रकार की लाभ होता हो, तो ऐसा व्यक्ति लड़ सकता है। राष्ट्रपति का शपथ, तो राष्ट्रपति का जो शपथ प्रज्ञान है या राष्ट्रपति का जो शपथ पत्र है जिसमें राष्ट्रपति कहता है कि मैं फला 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 ईश्वर की शपथ लेकर यह प्रण करता हूं कि मैं अपने पद पर निष्ठा से कार्य करूंगा, जनता के साथ जनता की यथासंभव सेवा करूंगा और संसद और संविधान की रक्षा करूंगा। तो 3 चीजों का प्रण लेता है राष्ट्रपति, किनका, जनता की सेवा, संविधान की रक्षा और पद की निष्ठापूर्वक पालन। 3 चीजों का लेता है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि ऑप्शनल में आ जाएगा, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस चीज की शपथ नहीं लेता है, तो निष्ठापूर्वक कार्य करने की लेता है, संविधान की रक्षा करने के लिए लेता है और जनता की सेवा के लिए लेता है। ठीक है, फिर इसके पश्चात 61 नंबर है राष्ट्रपति पर महाभियोग, है ना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आइए देखते हैं। इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट, तो किस में दिया है, आर्टिकल नंबर 61 में है राष्ट्रपति पर
महाभियोग। तो सबसे पहली चीज कि महाभियोग से आप क्या समझते हैं? महाभियोग से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो महाभियोग से आप क्या समझते हैं? देखिए, संसद में या विधानसभा में, मतलब महाभियोग तो कई लोगों पे लगता है, राज्य के हाई कोर्ट्स के जजों पे लगता है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पे लगता है, राष्ट्रपति पर लगता है। ठीक है, तो महाभियोग से आप क्या समझते हैं? तो मैं सिंपल बात बता दूं आपको कि जो महाभियोग है, संसद में या किसी भी प्रकार की विधायी संस्थाओं में, किसी भी प्रकार की विधायी संस्थाओं में जब किसी उच्च पदाधिकारी के खिलाफ, चाहे वो राष्ट्रपति हो या सर्वोच्च न्यायालय या हाईकोर्ट का न्यायाधीश हो, किसी भी प्रकार की विधायी संस्था में, या लिख सकते हैं आप संसद में, जब आप पर किसी प्रकार, जब राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का दोषारोपण किया जाता है, संसद में जब राष्ट्रपति पर किसी प्रकार का दोषारोपण किया जाता है, तो हम इसे कहते हैं महाभियोग, महाअभियोग। इसी दोषारोपण को महाभियोग कहा जाता है। और अगर ये दोष आरोपित हो गया, सिद्ध हो गया, तो राष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। लेकिन अनुच्छेद 61 में इसके जो प्रावधान है वो क्या है, मैं आपको बताता हूं कि महाभियोग, जब राष्ट्रपति अपने पद की गरिमा के विपरीत कोई कार्य करे, तो ऐसी दशा में संसद में उस पर दोषारोपण किया जाएगा, जिसे हम महाभियोग कहेंगे। अब ये महाभियोग के किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में, चाहे वो राज्यसभा या लोकसभा, इनका कोई भी सदस्य इस अभियोग को लेकर आ सकता है। इनका कोई भी सदस्य इस अभियोग को लेकर आ सकता है। भाई साहब, इसको ध्यान रखिएगा। इस अभियोग को लाने के लिए, मान लीजिए मैं संसद का, राज्यसभा का सदस्य हूं, तो इस लाने के लिए मेरे को, मैं जिस तिथि में संसद में इस अभियोग को लेकर आ रहा हूं, उस तिथि में उपस्थित कुल संख्या, संसद में, राज्यसभा में उपस्थित कुल संख्या के 1/4 लोगों का उसमें क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। 1/4 सदन, चाहे लोकसभा में लाऊं या राज्यसभा में। राज्यसभा में लाऊंगा तो राज्यसभा के 1/4, लोकसभा में लाऊंगा तो लोकसभा के 1/4 लोगों का क्या होना चाहिए? इसमें समर्थन होना चाहिए। लेकिन ये संख्या राज्यसभा में किसी भी हाल में 50 से कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा में 100 से कम नहीं होनी चाहिए। इस चीज को भी याद रखिएगा। ये संख्या राज्यसभा में 50 से कम नहीं होनी चाहिए और लोकसभा में ये 100 से कम नहीं होनी चाहिए। अब आ गया, लेकिन इसको प्रस्तुत करने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर देना अनिवार्य है। याद, इसको लोकसभा या विधानसभा में लाने के, माफ कीजिएगा, लोकसभा या राज्यसभा में लाने के पहले 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित कर देना क्या है? अनिवार्यतम है। अब इसके बाद ये ला दी गई। अब ये गया किसके पास? या तो राज्यसभा के स्पीकर के पास या लोकसभा के स्पीकर के पास, दोनों में से किसी के पास गया। अब वो क्या करेगा कि इस पे 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। क्या बनाएगा? 3 सदस्यीय कमेटी बनाएगा। इसमें जो है, इस कमेटी में न्यायाधीश रहेंगे जो इस आरोप का जांच करेंगे। और अगर वो अपने आरोप में इस चीज को सत्य पाते हैं, इस आरोप को सही पाते हैं, तो क्या होगा कि ये बिल जो है उस सभा में रखा जाएगा। और फिर क्या होता है कि अगर 2/3 लोग उस मतलब जांच होने के बाद यदि सदन के 2/3 सदस्य इस बिल को पारित कर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में वह लिया जाएगा। या पहले अगर लोकसभा में आया है तो में पारित मान लिया जाएगा, या राज्यसभा में आया है तो राज्यसभा में पारित मान लिया जाएगा। और इसके पश्चात, अच्छा, इस बीच जब उस अपराध पर जब जांच कमेटी बैठाई जाएगी, तो इस समय राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि को भेजकर अपने आप को निर्दोष साबित करने का समय दिया जाएगा।
लेकिन यदि राष्ट्रपति अपने आप को निर्दोष साबित नहीं कर पाता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति पर दोषारोपण सिद्ध हो जाएगा और फिर दोषारोपण सिद्धि के पश्चात यदि 2/3 बहुमत से यह बिल प्रथम सदन में, जिसमें भी पहली बार ये आया है, यदि पास हो जाता है तो फिर ये दूसरे सदन में जाएगा। अगर राज्यसभा में आया है तो पास होकर लोकसभा में जाएगा, अगर लोकसभा में आया है तो पास होकर राज्यसभा में जाएगा और दूसरे सदन में भी यह अगर 2/3 बहुमत से पास हो जाता है तो ऐसी अवस्था में महाभियोग जो है वो पारित मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। हालांकि भारत में आज तक ऐसा वाकया नहीं हुआ। महाभियोग प्रणाली हम अमेरिका से अडॉप्ट किए हैं, याद रखिएगा। कहां से किए हैं? अमेरिका से। और अमेरिका के एक राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को हमने अपने बचपन में महाभियोग से अपने पद से पदच्युत होते देखा है, इम्पीचमेंट उस पर लगते देखा है ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो इसमें जो ध्यान रखे जाने वाली बातें हैं वो क्या, कि अभियोग लाने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा। अभियोग जिस सदन में आएगा उस सदन में 1/4 समर्थन उसको मिलना चाहिए। 1/4 उपस्थित लोगों का 1/4 सहमति इस प्रस्ताव को मिलना चाहिए। 1/4 सहमति के साथ यह प्रस्ताव जो है महाभियोग का प्रस्ताव वो स्थापित होगा। फिर इस पर 3 सदस्यीय जांच कमेटी बैठेगी। इस जांच कमेटी का निर्माण सदन का मुखिया करेगा। मतलब अगर लोकसभा में आया तो लोकसभा का स्पीकर और राज्यसभा में आया तो राज्यसभा का सभापति, है ना। ये 3 सदस्यीय कमेटी बैठाएंगे और ये 3 सदस्यीय कमेटी इस आरोप का जांच करेगी। इस आरोप का जांच में यदि राष्ट्रपति आरोपित पाया जाता है, अपराधी बनता है, तो और फिर इसके बाद अगर वह सदन 2/3 बहुमत से इस बिल को पास कर देती है, प्रस्ताव को पारित कर देती है, और तो ये दूसरे सदन में चला जाएगा और दूसरा सदन भी अगर इसे 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति पर महाभियोग सिद्ध हो जाएगा। हाँ, एक चीज अवश्य याद रखेंगे कि इसका जो प्रथम स्थापन यानी सदन में जब ये पहली बार लाया जाता है और मैंने कहा कि इसको 1/4 सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए, उस पर हस्ताक्षर होने चाहिए प्रस्ताव में, तो वो 1/4 की संख्या जो है राज्यसभा में अगर आया है तो 50 से कम नहीं होगी और लोकसभा में अगर आया तो 100 से कम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये उस दिन उपस्थित लोगों की संख्या पर निर्भर करता है। इसका साफ मतलब है कि जिस भी दिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव आएगा, राज्यसभा में कम से कम उपस्थिति 200 लोगों की, निर्वाचित सदस्यों की चाहिए और लोकसभा में कम से कम 400 लोगों की उपस्थिति चाहिए, तभी ये बिल जो है 1/4 के साथ वहां पर पारित हो सकता है। इज इट क्लियर? तो ये सिंपल सी चीज है। फिर इसके बाद क्या है, देखिए महाभियोग के बाद आया है पद का आकस्मिक रिक्तता। पद की आकस्मिक रिक्तता को भरने हेतु निर्वाचन। तो राष्ट्रपति का पद अगर इसमें मान लीजिए कि कैजुअल एब्सेंस हो जाता है, ठीक है, कोई कैजुअलिटी हो जाती है, कोई आकस्मिकता हो जाती है, राष्ट्रपति मर जाता है। जैसे हम देखें कि यहाँ पर डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में राष्ट्रपति बने, 69 में कार्यकाल के दौरान हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हो गई। ठीक वैसे फखरुद्दीन अली अहमद 1974 में बने, कार्यकाल के दौरान 5 साल पूरा किए बिना पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो क्या हुआ, आकस्मिक रिक्तता का मतलब प्रथम उदाहरण हमें कहाँ मिला था, जब डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु ठीक 2 साल में हो गई, है ना। और हमको राष्ट्रपति का तो संविधान में प्रावधान रखा गया था भाई साहब कि अगर आकस्मिक रिक्तता होती है तो जो उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन यहां पर एक समस्या आई कि आपको दिख रहा है कि जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, यहां पे मैंने स्टार बना के वीवी गिरी लिखा है, इसका मतलब वीवी गिरी को कार्यवाहक एज को प्रेसिडेंट यहां पर बनाया गया, इनको कार्यवाहक, है ना, को ऑफिसर बनाया गया। राष्ट्रपति को यहाँ वीवी गिरी को जो है वो कार्यवाहक बनाया गया। लेकिन जब चुनाव के नोटिफिकेशन आए तो वीवी गिरी ने कहा भैया मुझे भी तो चुनाव लड़ना है, तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए तो अनुच्छेद क्रमांक
1959 में एक पात्रता शर्त ये है कि आप अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो किसी अन्य लाभ के पद पे नहीं होनी चाहिए। इट मीन्स पहले आपको रिजाइन करना पड़ेगा। तो अगर राष्ट्रपति के कार्यकारी राष्ट्रपति के पद से ये उपराष्ट्रपति के पद से रिजाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये राष्ट्रपति के पद से भी हटेंगे। ऐसे में राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा और भारत में राष्ट्रपति के पद को खाली रखने का कोई प्रावधान नहीं है, भले ही कार्यकारी राष्ट्रपति वहां बैठे। तो हु विल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति इस समय कौन होगा? भारत का एक्टिंग प्रेसिडेंट इस समय कौन होगा? ठीक है, तो उसके लिए हमारे संविधान में कोई प्रावधान नहीं था। तो 1969 में इन 1969 they are held a more amendment for casual absence of post of office of president। राष्ट्रपति पद के आकस्मिक रिक्तता के लिए 1969 में एक संवैधानिक संशोधन किया गया जिसमें यह कहा गया कि यदि राष्ट्रपति का आकस्मिक निधन हो जाए, राष्ट्रपति पद आकस्मिक रिक्त हो जाए, तो ऐसी दशा में उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा। और यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित ना हो तो ऐसी दशा में 1969 में हो रहा है, ऐसी दशा में सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा। यह 1969 में हो रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भारत का राष्ट्रपति बनेगा और यदि वह भी उपस्थित ना हो तो सर्वोच्च न्यायालय का वह न्यायाधीश जो उम्र और अनुभव में सर्वोच्च होगा, सबसे बड़ा होगा, वो भारत का कार्यकारी राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं रहेगा। इसके बाद जल्द से यथासंभव एज सुन एज पॉसिबल वहां पर चुनाव होंगे और राष्ट्रपति का पद जो है वो दोबारा भरा जाए। तो यहां पर देखिए वीवी गिरी ने जब इस्तीफा दिया तो एम हिदायतुल्लाह, एट दैट टाइम एम हिदायतुल्लाह वाज द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 भारतीय संविधान संशोधन 1969 के तहत फिर एम हिदायतुल्लाह जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति बने और फिर चुनाव हुए। ये बड़े भयंकर चुनाव थे। 1969 वाला चुनाव इतना ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव कांटे का टक्कर था कि ऐसा चुनाव कभी हुआ ही नहीं। ठीक है, इस समय इंदिरा से लोग खफाजत थे, लोग थोड़े क्रोधित थे, गुस्सा थे। इंदिरा के खिलाफ एक अलग सिंडिकेट चला करता था। ठीक है, जो नहीं चाहता था कि इंदिरा का कोई नुमाइंदा, क्योंकि देखिए इंदिरा प्रधानमंत्री पद के लिए किस प्रकार दावेदार बनी थी ये किसी से छिपा नहीं है। भले इतिहास में उसको रब कर दिया गया, इरेज कर दिया गया इतिहास के पन्नों में, लेकिन तत्कालिक स्थिति आप देखें तो कोई नहीं चाहता था कि इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। लेकिन किस प्रकार उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को और अन्य नेताओं को अपने, यहां तक कि जब वो प्रधानमंत्री बन गई हैं तो लोग ये तक नहीं चाहते थे कि उनका कोई नुमाइंदा, उनका कोई विश्वसनीय राष्ट्रपति बने। वीवी गिरी का पुरजोर विरोध किया गया, सिंडिकेट एक हो गया, वो बिल्कुल नहीं। मोरारजी देसाई को सिंडिकेट ने कहा कि आप चलिए राष्ट्रपति के लिए खड़े होइए, आपको कोई नहीं हरा सकता है। मोरारजी देसाई ने कहा यार मेरा राजनीतिक करियर जो है वो खराब ना करो, ये करबद्ध निवेदन है, मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन एक चीज याद रखना, मोरारजी देसाई कहते हैं कि यदि इंदिरा का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो इंदिरा इस देश को कम्युनिस्टों के हाथों बेच देगी। ये मोरारजी देसाई के वाक्य थे। तो फिर सिंडिकेट का उस समय सबसे बड़ा नाम हुआ करता था तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के कामराज, बहुत बड़े नेता हुए। भारत रत्न भी 1976 में उनको मिला के कामराज को। तो के कामराज, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, जेपी और ये सारे मोरारजी देसाई, ये सारे के सारे नेताओं का सिंडिकेट था। उन्होंने खड़े किया नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति हैं जो एक बार चुनाव हार गए थे राष्ट्रपति का, फिर दोबारा में जीते हैं। ठीक है, तो वो खड़े हुए वीवी गिरी के खिलाफ। इसी चुनाव में मैं आपको बताऊं कि चारों चरण के मतदान की गिनती हुई थी। इसी चुनाव में 4 चरण के मतदान की गिनती हुई थी। फाइनली बहुत ही, जब रिपोर्टर्स गए इंदिरा गांधी के पास, बोले नीलम संजीव रेड्डी तो जीत रहे हैं, तो इंदिरा गांधी उस वक्त बैथवेन म्यूजिक सुन रही होती हैं। इंदिरा गांधी कहती हैं अभी बैथवेन म्यूजिक खत्म नहीं हुआ है, अभी मेरा संगीत खत्म नहीं हुआ है।
लेकिन जैसे ही संगीत खत्म होता है, संयोग था, चुनाव के परिणाम आते हैं और बहुत मामूली अंतर से वीवी गिरी जो है वो राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। बड़े मामूली अंतर से वीवी गिरी राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाते हैं। तो ये एक प्रावधान यहाँ पे आपको दिखा। फिर फखरुद्दीन अली अहमद आए, ये भी इंदिरा गांधी के ही बैठाए हुए नुमाइंदे थे, फखरुद्दीन अली अहमद, और इन्होंने इनके काल में ही बड़ा विवादित काल रहा राष्ट्रपति के रूप में इनके काल में ही देश में इमरजेंसी लगाया गया। देन बीडी जत्री, जब इनकी मृत्यु हुई तो कार्यकारी किसको बनाया गया? बीडी जत्री को। किसको बनाया गया? बीडी जत्री। कार्यकारी बनने के पहले बीडी जत्री जो है वो मैसूर स्टेट के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। ये भी याद रखिएगा कि कौन सा राष्ट्रपति कार्यकारी रहा, कौन सा राष्ट्रपति पद के पहले किस पद पर था। तो बीडी जत्ती आए। बीडी जत्ती जो है वो कार्यकारी राष्ट्रपति बनने के पहले क्या थे? मैसूर के मुख्यमंत्री थे। तो मैसूर स्टेट अब कर्नाटक स्टेट के नाम से जाना जाता है। अनुच्छेद क्रमांक 3 का प्रयोग करते हुए मैसूर का नाम अब कर्नाटक कर दिया गया है। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद चुनाव हुए। इसी चुनाव में 1977 के इसी चुनाव में 37 लोग खड़े हुए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने, गदर मच गया। इंदिरा गांधी बेतहाशा लोगों को खड़ा करवा। लेकिन ये दौर कौन सा था? 1977, नए मतलब उसी समय आपका इमरजेंसी खत्म हुआ था। इंदिरा गांधी लहर पूरे देश में इतनी तेज थी कि लोग बहुत ज्यादा खफाजत हो गए इंदिरा गांधी से, और इंदिरा गांधी ने राष्ट्रपति पद के चुनाव में तमाम बाधा उत्पन्न करने के लिए 37 लोगों को राष्ट्रपति पद के लिए लड़वा दिया। लेकिन निर्वाचन आयोग ने अपनी तत्परता दिखाते हुए, अपनी क्रियात्मकता दिखाते हुए, निष्पक्ष क्रियात्मकता दिखाते हुए 37 में से 36 लोगों की मान्यता रद्द कर दी। उनके खड़े होने का उद्देश्य गलत पाया गया और उसमें बचा कौन? केवल नीलम संजीव रेड्डी। 37 बेताज बादशाह नीलम संजीव रेड्डी है ना, इनको राष्ट्रपति बनना लिखा था इसलिए हार गए। दूसरी बार खड़े हुए तो 37 लोग खड़े हुए, 37 में से 36 का मान्यता रद्द हो गया। अंतिम में निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। तो भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना जाने वाला व्यक्ति था। आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में आपका लोकसभा सदस्य बने और फिर राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो नीलम संजीव रेड्डी पहले निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति। फिर इसके बाद आए ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह अब यहां से 77 से 82, 82 से 87, 87 से 92, 92 से 97, 27, 27, 27, 27 किसी राष्ट्रपति का कार्यकाल के दौरान मृत्यु नहीं हुआ और वो चीज अभी तक लगातार चली आ रही है हमारे देश में, आप देख सकते हैं। तो ये है भाई साहब भारत में राष्ट्रपतियों का जो क्रम है। निर्वाचन के विवादों की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होती है। अनुच्छेद क्रमांक 71 में क्या लिखा है? निर्वाचन के विवादों की जांच। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पद से रिलेटेड किसी भी प्रकार का अगर कोई विवाद होता है तो उसका जो जांच है कहां होगा? उस संदेह का जांच सुप्रीम कोर्ट में होगा। तो ये था राष्ट्रपति पर एक पूरा ब्यौरा मैंने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। सारा राष्ट्रपति एक दिन में आपको रिवीजन कराने की कोशिश किया और निसंदेह अगर आप ये हफ्ते भर की क्लासेस अटेंड किए थे तो आपको बातें समझ में भी आई होंगी, या जो भी पहले पढ़े हैं समझे होंगे इन चीजों को। और डीपली बातें हो सकती थी, बीच में थोड़ा हमारा जो तकनीकी समस्या हो गया उस कारण वीडियो 2 भाग में हो गया है, तो जो भी है। और कितने बजे से साढ़े कितना टाइम हो रहा है? अभी 12 बजने वाले। 12:30 से आपको छत्तीसगढ़ रिवीजन करवाया जाएगा। इसके लिए उपस्थित रहिएगा।